आप लोगों को लिनक्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊंगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए मैं यहाँ पर अपना कंप्यूटर खोलूंगा और यहाँ पर अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम खोलने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर सर्च बार के अंदर डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स फॉर विंडोज। अभी जो वर्चुअल बॉक्स होता है ये हम लोग यहाँ पर लिनक्स को प्राप्त करने के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं। हम में से कई लोग विंडोज इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर विंडोज ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग उसके अंदर उबंटू को इंस्टॉल कर सकें। वर्चुअल बॉक्स एक यूटिलिटी है जो एक वर्चुअल मशीन बनाने में आपकी मदद करेगी, यानी कि विंडोज में रहते हुए या फिर मैक में रहते हुए आप लोग लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, उबंटू डाल सकते हैं, किसी भी एक तरह की वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी एक लिनक्स मशीन है तो आप आगे स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पर लिनक्स इंस्टॉल करना विंडोज के अंदर की एक वर्चुअल मशीन किस तरह बनती है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सिखा रहा हूँ। तो जल्दी से ओरेकल की ये जो वेबसाइट आप लोग को पहला रिजल्ट दिख रही है इसको आप लोग क्लिक करें और यहाँ पर आप लोग विंडोज होस्ट के लिए वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये जब तक डाउनलोड हो रहा है मैं चाहता हूँ आप सभी के सब इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और उसी के साथ साथ नीचे कमेंट में मुझे अपना नाम और आप लोग कहां से हैं ये बता दें। ऐसा इसलिए करें ताकि मैं आप लोग को अपनी ऑफिशियल स्टूडेंट्स की लिस्ट में ऐड कर लूं। मैं रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं कंप्लीट लिनक्स पर, तो वो थोड़ा बड़ा कोर्स रहेगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग को उसमें एनरोल कर लो, इसलिए मुझे नीचे अपना नाम और आप लोग कहां से हैं ये जरूर बता दें इस वीडियो को लाइक करने के बाद। सो गाइस ये जो वर्चुअल बॉक्स हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, ये क्या करेगा, ये एक हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी मदद करता है हमारी विंडोज होस्ट में रहते हुए हम लोग लिनक्स इंस्टॉल कर सके, उबंटू इंस्टॉल कर सके या फिर लिनक्स का कोई भी डिस्ट्रो इंस्टॉल कर सके। मैं बताता हूं आप लोग को लिनक्स के डिस्ट्रो के बारे में कि डिस्ट्रो क्या होता है। लिनक्स को लिनस टोरवॉल्ड्स नाम के एक जीनियस ने बनाया था और उनको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस लेकर आने थे जो कि अर्ली 90s में काफी पॉपुलर हुआ था। तब जब वो चेंजेस करना चाहते थे लिनस टोरवॉल्ड्स तो हुआ क्या कि यूनिक्स एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम था, उनको उसके पैसे देने पड़ते और ना ही वो अच्छे से चेंजेस कर पाते उसके अंदर। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यूनिक्स जैसा कुछ एक ऐसी चीज बनाओ जिसमें लोग अपना कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन दे सके, जिसको कि लोग चेंज कर सके, इंप्रूव कर सके, और इसलिए उन्होंने लिनक्स बनाया और वो इवॉल्व होते होते कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन उसमें आते आते आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं वो आपको लिनक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। अब ये लिनक्स जब बना तब क्योंकि कोई भी इसमें कंट्रीब्यूशन दे सकता था और कोई भी इसको आगे बढ़ा सकता था, इसलिए हुआ क्या कि जैसे जैसे इसमें लोगों ने इंप्रूवमेंट्स किए, किसी ने कोई चीज ऐड करी, किसी ने कोई चीज ऐड करी, किसी ने इसको स्पॉन करके अपना कुछ कर लिया, किसी ने अपना कुछ कर लिया, तो अलग अलग तरह के लिनक्स बन गए थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ। जैसे उबंटू एक है, रेड हैट एक है और भी कई तरह के, कुबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का। तो ये सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस कहलाते हैं, अलग अलग तरह के होते लिनक्स ही है ये, लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं इसके अंदर, थोड़े थोड़े चेंजेस, कोई चेंज करके किसी ने अपना बना लिया, कोई चेंज करके किसी ने अपना बना लिया। लेकिन इनमें से कुछ ऑफिशियल और ट्रस्टेड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि आप लोग को रेकमेंडेड मेरे तरफ से है, यूज करें आप लोग। उबंटू आप लोग यूज कर सकते हैं, मैं काफी टाइम से उबंटू इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं उबंटू ही इस ट्यूटोरियल में आप लोग को यूज करके दिखाऊंगा, लेकिन जो भी मैं आप लोग को बताऊंगा उसको एकदम सिमिलर रहेगा किसी और लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिनक्स एक ही है, लेकिन बस यहाँ पर जो उबंटू है वो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। तो चलते हैं उबंटू की वेबसाइट में और डाउनलोड करते हैं उबंटू को, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा। ये जो वर्चुअल बॉक्स है ये तो सिर्फ एक यूटिलिटी है जो कि इंस्टॉल करने में मदद करेगी, एक नई वर्चुअल मशीन बनाने में मदद करेगी। तो उबंटू को डाउनलोड करने के लिए मैं अपने गूगल सर्च के बार पे लिखूंगा डाउनलोड उबंटू 18 और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पहला लिंक ही आ गया है मेरी उबंटू की ऑफिशियल वेबसाइट। मैं इस पर क्लिक करूंगा, आप लोग यहाँ पर देखें उबंटू 18 को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और नीचे उबंटू 19 को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन एक दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन मैं वो डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि वो LTS नहीं है और LTS मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अब आप लोग यहाँ पर अगर 16 भी डाउनलोड करते हैं तो चलेगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पर 18 डाउनलोड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर 18 भी डाउनलोड करेंगे तो काम जो है एकदम चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड पे लगा दिया, 1 GB की फाइल है, थोड़ी सी बड़ी फाइल है, तो आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मैं भी थोड़ा वेट यहाँ पर कर रहा हूँ और जैसे ही मेरे वर्चुअल बॉक्स और ये उबंटू डाउनलोड हो जाएगा, हम लोग पहले वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे विंडोज के अंदर और फिर उसके बाद ये उबंटू किस तरह डालना है वर्चुअल बॉक्स के अंदर, इस चीज को हम लोग समझेंगे और मैं आप लोग को करके दिखाऊंगा एकदम प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर मेरे उबंटू और मेरा वर्चुअल बॉक्स दोनों यहाँ पर एकदम डाउनलोड हो चुके हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, वर्चुअल बॉक्स के सेटअप को खोलूंगा ताकि मैं वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर सकूं। तो मैंने इसको खोला, यहाँ पर आप लोगों को सिंपली डिफॉल्ट ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट पे आपको वार्निंग देगा नेटवर्क इंटरफेसेस, आप लोग को सिंपली वार्निंग को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते जाना है। थोड़ी देर के लिए आपका इंटरनेट जाता है, ये वार्निंग देता है ये, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा इंस्टॉल। आप लोग आगे बढ़ते जाएं और इसको फाइनली आप लोग इंस्टॉल कर लें। अब बीच बीच में ये कुछ परमिशन
परमिशन मांगता है इस तरह की मशीन इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, इसको जो जो परमिशन चाहिए आप लोग दे दें। अब वर्चुअल बॉक्स भी अपडेट होता रहता है, नई नई चीज़ें लोग लाते रहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप लोग इसको एकदम स्मूथली जैसे कह रहे हैं इंस्टॉल कर लें। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो चुका है और मैंने इसको अपने विंडोज़ के डेस्कटॉप आइकन से खोल लिया है। आप लोग स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके भी वर्चुअल बॉक्स सर्च करें और उसके बाद आ जाएगा आपके पूरे डब्बे के अंदर, उसके अंदर क्लिक करके आप लोग आराम से इसको खोल सकते हैं। एक बार आपने वर्चुअल बॉक्स खोल लिया तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। मैं जिस तरह यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन बनाऊंगा आप लोग को एकदम उसी तरह बनानी है। आप लोग यहाँ मशीन पे क्लिक करें और उसके बाद जिस तरह मैंने न्यू पे क्लिक किया है उस तरह आप लोग न्यू पे क्लिक कर दें और जैसे आप लोग ऐसा करेंगे होगा क्या कि एक नई मशीन बनाने का आपको ऑप्शन मिलेगा। अब क्योंकि हम लोग उबंटू 18 बना रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर मशीन का नाम और हम लोग उसका टाइप देंगे लिनक्स और उबंटू 64 देंगे वर्जन में। तो टाइप में लिनक्स देना है, वर्जन में उबंटू 64 देना है। तो उबंटू 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर उबंटू 64 दिया है। आप लोग अगर यहाँ पर 32 बिट करना चाहते हैं, अगर आप लोग विंडोज 7 वगैरह कोई पुराना कंप्यूटर यूज करें तो 32 बिट करें और मैं ये करने के बाद सिंपली अपनी मशीन को क्रिएट कर लूंगा। जब मैं अपनी मशीन को क्रिएट कर रहा हूँ ये मुझसे पूछेगा कि आपको मेमोरी साइज कितना देना है। आप लोग यहाँ पर 1 GB दे दें अगर आप एक स्लो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग 8 GB या अबव का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कम से कम 3.5 GB ऑफ रैम आप दें उसको। अगर आप लोग इतनी देंगे तो एक अच्छा कंप्यूटर आपका बनेगा, एक अच्छी वर्चुअल मशीन आपकी बनेगी और उसको चलाना काफ़ी स्मूथ होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग सिंपली इसमें 3.5 GB दें। अगर आपके पास एक फास्ट कंप्यूटर है, एक जो हमारा नॉर्मल होता है 8 GB वाला i5 i7 का कंप्यूटर वो, वरना अगर आप कोई स्लोअर मशीन यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग सिंपली 1 GB दे सकते हैं। अब क्योंकि आपकी मशीन स्लो है तो वर्चुअल मशीन भी स्लो होगी, बट अगेन अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक आपको इसको एक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जैसे लगती है उसी तरह एक वर्चुअल हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर VDI चुनकर 10 GB की हार्ड डिस्क एलोकेट कर लें अगर आप लोग स्लो कंप्यूटर यूज़ करें। अगर फास्ट कंप्यूटर यूज़ करें तो कम से कम 200 GB का एलोकेशन मैं रिकमेंड करूँगा। अब आप लोग जैसे ये सब करेंगे आप लोग आगे बढ़ें। जिस तरह ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो डिफॉल्ट ऑप्शन है कुछ ऐसा स्पेशल आपको टिक नहीं करना है अभी के लिए, सिंपली आप लोग आगे बढ़ के मशीन को क्रिएट कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी मशीन यहाँ क्रिएट हो चुकी है और मुझे यहाँ पर मुझे मेरी मशीन दिखाई दे रही है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये मैं इस मशीन को अब स्टार्ट करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा मशीन पे और इसको ओपन करूँगा। अब जैसे ही मैं इस मशीन को ओपन करूंगा मुझे इस मशीन में उबंटू डालना है। अभी डाला नहीं है उबंटू, मैंने उबंटू मेरा डाउनलोड होके तैयार रखा है, मुझे उबंटू इसमें डालना है। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पर क्लिक करूंगा और इसको दिखा दूंगा अपने डिस्क में जहां पर मैंने उबंटू को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा वो अपने डिस्क में उबंटू का और यहाँ पर बिल्कुल डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ जैसे मैंने आपको बताया आगे बढ़ना है। कुछ टाइम के बाद अभी थोड़ा टाइम लेता है, जब भी टाइम ले रहा है तो आप ये मत समझना कि मैंने वीडियो में जल्दी दिखा दिया, तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोग को दिखाया था कि आप लोग का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं, जैसे आप लोग स्लो कंप्यूटर में अगर उबंटू इंस्टॉल कर रहे हैं तो आराम से आपका आधे घंटे से ज़्यादा ले लेगा और अगर फास्ट में कर रहे हैं तब भी टाइम लगता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि टाइम आप दें, जब जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपकी आगे बढ़ती जा रही है उसको टाइम दें। अब यहाँ पर जैसे ही आप लोग इसको खोलेंगे आप देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला होगा ट्राई करें उबंटू को, दूसरा होगा इंस्टॉल कर लें उबंटू को। अब वर्चुअल मशीन पर ट्राई ना करें उबंटू को, इंस्टॉल ही कर लें। सीधे से इंस्टॉल पे क्लिक करें आप लोग और सिंपली डिफॉल्ट ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ना है। कुछ आपको ये जैसे जैसे मैं टिक्स लगाते जा रहा हूँ यहाँ पर वैसे वैसे लगाते जाना है और आगे बढ़ के हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं आ चुका हूँ अपने उबंटू के अंदर, मैंने लॉगिन कर लिया। ये जो प्रॉम्प्ट्स आते हैं इनको आप लोग बंद कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, एकदम सही से पीसी चलती है हमारी। नेक्स्ट अगर आप लोगों ने स्लो कंप्यूटर बनाया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेट मी टेल यू बिफोर हैंड। और उसी के साथ साथ मैं आप लोग को बताऊँगा कि कभी कभी ये फुल स्क्रीन में नहीं आता है और उसका सॉल्यूशन होता है आप डिवाइसेस में क्लिक करके इंसर्ट गेस्ट एडिशन CD इमेज इस पर क्लिक करें और इसको इंस्टॉल कर लें और उससे वो कभी कभी ठीक हो जाता है। अगर आपने कम रैम एलोकेट करी है और कम जीबीज एलोकेट किए हैं हार्ड डिस्क के लिए तब आपकी प्रॉब्लम जो है बनी रहती है। अब देखिए आप मैं यहाँ विंडोज़ के अंदर हूँ लेकिन उबंटू के अंदर काम कर रहा हूँ और ये जो मेरा है डन हो जाएगा। और एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो वर्चुअल मशीन है वो थोड़ी सी स्लो चलती है। अगर आप लोग एक कंपेयर करें 4 GB की वर्चुअल मशीन को एक 4 GB के कंप्यूटर से तो वर्चुअल मशीन ऑब्वियसली स्लो चलेगी थोड़ी सी, तो आप लोग बेयर करें उसके साथ और आप लोग इस बात की समझ रखें कि हमने वर्चुअल मशीन बनाई हुई है, ये कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर चल रहा है तो थोड़ा सा स्लो चलेगा। अब यहाँ पर मैं आप लोग को लिनक्स एकदम क्लियर करूंगा क्या होता है, किस तरह यूज करते हैं और किस तरह आप लोग अपने लिनक्स कैरियर को इनहेंस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। सो गाइस मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पर अपने पहले कमांड के साथ। मैं सबसे पहले आप लोग को बताऊंगा कमांड कहाँ से इशू करते हैं। आप लोग एक्टिविटीज पे क्लिक करें और एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर सिंपली सर्च पर टर्मिनल लिख देना है।
तो मैं यहाँ पर टर्मिनल लिख रहा हूँ और जैसे मैं टर्मिनल लिखूंगा मुझे टर्मिनल मिलेगा। अब अगेन आपने स्लो पीसी बनाई है, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, बट अगेन मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ स्लो पीसी पे थोड़ा सा स्लो रहेगा अगर वर्चुअल मशीन है तो। एक्चुअल मशीन है तो बिल्कुल फास्ट चलता है उबंटू, तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि उबंटू स्लो है, वर्चुअल मशीन की वजह से स्लो हो जाता है। अब देखो मैंने यहाँ पर टर्मिनल खोल लिया है, मैं यहाँ पर चाहूंगा सब लोग यहाँ पर ls लिखें और ls लिखकर हमारा पहला प्रोग्राम जो पहला कमांड जो है वो हमने यहाँ पर चला लिया है। अब सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बस पहला कमांड चलवाना था। ls होता है आपकी जो डायरेक्टरी है, आपका जो जिस भी फोल्डर में आप हैं उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं ये दिखाने के लिए काम आता है। अब यहाँ पर लिनक्स कुछ नहीं है। अब आप लोग को कुछ लोग को लगता है कि लिनक्स एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। लिनक्स एकदम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उबंटू का डेस्कटॉप वर्जन है। अगर आप लोग सर्वर वर्जन में है तो आप लोग को होगा क्या कि यहाँ पर सिर्फ टर्मिनल मिलेगा, इसीलिए मैं टर्मिनल से कमांड इशू कर करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि मैं डेस्कटॉप वर्जन में हूँ लिनक्स के, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग यही काम जो टर्मिनल से कर रहे हैं, कुछ कमांड्स जो हैं वो आप लोग फाइल मैनेजर में आसानी से कर सकते हैं, जैसे फोल्डर क्रिएशन या फिर फाइल डिलीशन या फिर उसी के साथ साथ रीनेम वगैरह अगर आप लोग कर रहे हैं तब होगा क्या कि ईजी पड़ेगा आप लोग को यहाँ पर फाइल मैनेजर के साथ। लेकिन हम टर्मिनल से करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हम प्रोग्रामिंग कर सकें, शेल स्क्रिप्टिंग कर सकें जब भी ज़रूरत पड़े। हम एक कोडर हैं और हमें अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इनहांस करना है। एज अ प्रोग्रामर हमको लिनक्स को देखना है, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब लिनक्स एक ओपन सोर्स, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ओएस से ज़्यादा लिनक्स एक ओपन सोर्स ओएस है, यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी आकर इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकता है, कोई भी आकर इसमें सजेशंस दे सकता है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज की डेट में कितना ज़्यादा इवॉल्व हो गया, एकदम अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस ही देता है। पहले यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके क्रॉस, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के जो बटन्स थे वो पहले यहाँ पर हुआ करते थे लेफ्ट में, अब यहाँ राइट में आ चुके हैं। और अभी ये 18 में आते आते ये कहाँ से इवॉल्व होकर आया है और अभी 18th वर्जन में है और ये इतना अच्छा हो गया है अभी कि आप लोग इसको एकदम विंडोज से भी ज़्यादा पसंद करेंगे अगर आप लोग इसको इंस्टॉल करें। अब क्या होता है कि लोग कुछ पूछते हैं कि ये रोबस्ट क्यों है, इतना कैसे बना इतना रोबस्ट, फ्री में, वो भी जब किसी ने पैसे नहीं। तो हुआ क्या कि कम्युनिटी ने कंट्रीब्यूट किया। जब कम्युनिटी को कोई चीज़ मिली फ्री में, कम्युनिटी ने कंट्रीब्यूट किया और कम्युनिटी आज इतनी बड़ी बन चुकी है कि बड़ी बड़ी कंपनीज लिनक्स और उबंटू जैसे डिस्ट्रोस को इस्तेमाल कर रही हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि यूनिक्स सीखना था मुझे, लिनक्स क्या है ये, या फिर मुझे लिनक्स सीखना था, उबंटू क्या है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, लोगों की सिर्फ सोच में है कि लिनक्स जो है वो डिफ़िकल्ट है। लिनक्स एक्चुअली डिफ़िकल्ट नहीं है। उसी के साथ साथ बताना चाहूँगा उबंटू में, लिनक्स में और यूनिक्स में डिफरेंस। जो उबंटू होता है हमारा, उबंटू एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो हमारा यूनिक्स है वो हमारा यूनिक्स फाउंडेशन है लिनक्स की, यानी कि लिनक्स की बुनियाद यूनिक्स से खड़ी हुई थी। यूनिक्स से स्टार्ट हुआ था, यूनिक्स को देखकर लिनक्स बना था और मैक ओएस भी यूनिक्स बेस्ड है। तो यूनिक्स एक बहुत पुराना ओएस है और एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो लिनक्स है वो एक फ्री सॉफ्टवेयर, एक फ्रीवेयर है और एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कल आप चाहें तब भी आप जाकर उसमें चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं ईजिली और आपके अगर चेंजेस अच्छे हुए तो उनको ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर फिर से मेंशन करना चाहूँगा एक चीज़ कि आप लोग उसको यूएसबी ड्राइव से भी इंस्टॉल कर सकते थे एक एक्चुअल कंप्यूटर में, लेकिन वर्चुअल मशीन बनाना सबसे आसान लगा मुझे, मेरे लिए एटलीस्ट, जो कि एक विंडोज़ को इस्तेमाल करने वाला इंसान है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, विंडोज़ में वर्चुअल मशीन बनाकर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाया किस तरह बनाकर आप मल्टीपल मशीन्स को स्पॉन कर सकते हैं। लेकिन आपकी रैम वगैरह ज़्यादा होनी चाहिए, तब आप लोग को मज़ा आएगा वर्चुअल मशीन्स में काम करने में, वरना अगर आपकी ऑलरेडी जो होस्ट मशीन है वही स्लो है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई लिनक्स के बारे में। टर्मिनल हमने यहाँ पर खोल लिया। अब होता क्या है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो होता है CLI, एक होता है GUI। इनफैक्ट दो तरह के इंटरफेसेस होते हैं। तो इंटरफेसेस की बात की जाए, मैं चाहूँगा आप लोग नोट्स लेते रहें जो मैं बता रहा हूँ। दो तरह के इंटरफेसेस होते हैं, एक तो होता है कमांड लाइन इंटरफेस, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज़ में कमांड लाइन इंटरफेस होता है, बट विंडोज़ ने अपना फोकस मेन ये रखा कि यूज़र यूज़ करेगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उबंटू में क्या होता है कि एक प्रोग्रामर उसको जब इस्तेमाल करता है तो CLI भी इस्तेमाल करता है और GUI भी इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब ये है कि जो लिनक्स है उसमें टर्मिनल को इस तरह बनाया गया है कि इंसान उसको इस्तेमाल करेगा और उसमें भी उसको भी यूज़र एक्सपीरियंस में ऐड करके बनाया गया। तो कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दो तरह के इंटरफेसेस होते हैं। ये कमांड लाइन इंटरफेस है जहाँ पर हम लोग कमांड इशू कर करके अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे ये करवाना है। और जो GUI होता है उसमें एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने फाइल मैनेजर फायर किया है अपना। उसमें होगा क्या कि
मुझे बहुत सारी डायरेक्टरी जैसे कि आप ये देख रहे हैं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पर ओपन, मूव टू ट्रैश, कॉपी टू, मूव टू, कॉम्प्रेस, सेंड टू, ये सब चीज़ें जो ऑप्शंस हैं ये सब इस्तेमाल कर सकता हूँ और यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें GUI से अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें CLI से अच्छी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कोई ऐसा कमांड लिखना चाहते हैं जो कि कुछ कमांड ऐसे होते हैं जो कि CLI में आप लोग को एक लाइन में हो जाएंगे और GUI में आप लोग को बहुत ज़्यादा डिग करना पड़ेगा। जैसे अगर आप लोग को एक फाइल को दूसरी फाइल में मूव करना है और आपको उनका फुल पाथ मालूम है तो CLI में आप एक कमांड इशू करेंगे, लेकिन GUI में आपको बार बार क्लिक करके जाना पड़ेगा, फिर कॉपी करना पड़ेगा, बैक आना होगा, फिर उसके बाद दूसरे फोल्डर में जाना होगा और कॉपी पेस्ट करना होगा। तो वहाँ पर थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो CLI और GUI के अपने अपने यूजेस हैं और CLI कभी कभी जो है प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, लेकिन जो GUI होता है वो कभी कभी वो भी अच्छा साबित होता है। कहाँ पर? जैसे आप मॉनिटरिंग वगैरह कर रहे हैं, प्रोसेसेस वगैरह देखना चाहते हैं, सिस्टम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जैसे कि हमारा टास्क मैनेजर होता है, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं GUI में अच्छी होती हैं। तो मैं इसको बंद कर दूंगा अभी यहाँ पर और मैं वापस से अपने टर्मिनल में आ जाऊँगा और आप लोग को समझाऊंगा लिनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में। अब अगर मैं यहाँ पर LS लिखूँ, जैसे कि मैंने अभी लिखा था LS, तो मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, मैंने एक ये टाइप कर दिया था, आई एम सॉरी अबाउट दैट, इसीलिए मेरा LS कमांड नहीं चला। तो जो LS है उसका मतलब होता है कि डायरेक्टरी के कंटेंट को लिस्ट कर दो। तो अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ ये कैसे चेक करूँगा? तो ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा PWD, जो कि होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो मैं अभी यहाँ पे CD/ लिखूँगा और आप लोग को बताऊँगा अभी CD का मतलब। लेकिन मैं अभी यहाँ पर अगर आप लोग को LS रन करके दिखाऊँ तो होता क्या, मैं आपको एकदम समझाता हूँ सही से। जो हमारी विंडोज़ होती हैं उसमें हमारी अलग अलग ड्राइव्स होती हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। लेकिन हमारा जो लिनक्स होता है उसके अंदर जो है एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, फाइल सिस्टम में ट्री स्ट्रक्चर होता है। तो स्लैश होता है वो हमारा रूट नोड होता है, इसलिए स्लैश को रूट भी बोलते हैं। तो रूट नोड होता है। अब रूट नोड के अंदर बहुत सारे नोड्स होते हैं, वो फाइल या डायरेक्टरी हो सकती हैं, जैसे कि बिन, डेव, ये सारे के सारे इसके नोड्स हैं। अब इसके अंदर और नोड्स हो सकते हैं, यानी कि एक फोल्डर के अंदर और फोल्डर्स हो सकते हैं, फाइल्स हो सकती हैं और इस तरह एक पूरा ट्री बन जाएगा अगर आप लोग ट्री को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर लिनक्स में जब भी आप LS कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो जहाँ पर आप हैं, जैसे कि अभी मैं स्लैश के अंदर हूँ और कहाँ पर आप हैं ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा PWD की मदद से। तो मैं भी स्लैश में हूँ। अब CD कमांड क्या करेगा? आपको ले जाएगा एक सब डायरेक्टरी के अंदर। जैसे कि मान लो मैं LS लिखूँ तो ये मुझे सारी की सारी जो स्लैश के अंदर, यानी कि मेरे रूट नोड के बाद जो ट्री के नोड्स हैं, यानी कि रूट के जो चिल्ड्रन हैं वो मुझे दिखा रहा है अभी। LS का मतलब जहाँ पर आप हैं उसके कौन कौन से चिल्ड्रन हैं, उनके बच्चे कौन कौन से हैं और उन बच्चों का पेरेंट कौन है, स्लैश है। तो अगर आप लोग PWD रन करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा पेरेंट कौन है और LS रन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे कौन है। अब जैसे कि आपने देखा इसमें बहुत सारी जो है डायरेक्टरीज हैं। अब आप लोग अपनी डायरेक्टरी भी बना सकते हैं, लेकिन जो मेन होती हैं हमारी डायरेक्टरी रूट के अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। उनमें से ETC, bin, USR, TMP और DEV, जो कि आपको लिनक्स के सारे डिस्ट्रीब्यूशंस में देखने को मिलेंगी। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लिख कर आ रहा है Harry2 @Harry2 वर्चुअल बॉक्स। तो मैंने Harry2 नाम की एक मशीन बनाई थी, जो कि मैंने थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें एलोकेट करी थी। इनिशियली मैंने जो मशीन बनाई थी उसमें मैंने रैम और जो डिस्क स्पेस है वो थोड़ी कम एलोकेट करी थी। तो Harry2 है मेरे यूज़र का नाम और ये मैंने वर्चुअल मशीन बनाते समय चुना था। और Harry2 वर्चुअल बॉक्स है मेरी मशीन का नाम। और डॉलर का मतलब है कि मैं एक रेगुलर यूज़र हूँ। अब मैं यूज़र के बारे में आप लोग को बाद में बताऊंगा। और स्लैश का मतलब ये है कि मैं स्लैश डायरेक्टरी में हूँ। अगर मैं यहाँ पर CD लिख के बिन कर दूँ, यानी कि मैं CD कमांड का इस्तेमाल करके बिन के अंदर घुसूँ, तब यहाँ पर देखो /bin आ गया। तो CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, आप जाना चाहते हैं किसी डायरेक्टरी के अंदर। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ बिन लिखा, मैंने /bin नहीं लिखा। /bin हो जाएगा मेरा एब्सोल्यूट पाथ और अगर मैं स्लैश नहीं लगाऊंगा तो वो हो जाएगा मेरा रिलेटिव पाथ। अभी बस आप लोग इतना समझ लो कि अगर आप किसी भी फोल्डर के अंदर हो उसके अंदर LS कर लो और CD के बाद किसी भी डायरेक्टरी का नाम डालोगे तो आप उसके अंदर घुस जाओगे। और उसके बाद जब आप LS करोगे तब आपको उसके अंदर की सारी डायरेक्टरी और फाइल की लिस्टिंग मिलेगी और उसके बाद आप ऐसा करते जा सकते हो जैसे मैं DOWN लिख के टैब दबाऊंगा तो कुछ नहीं मुझे मिल रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं हैरी क्रेडिट के अंदर हूँ। तो मैं CD डॉट करके बैक जाऊंगा। अब मैं PWD करूंगा तो मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, मेरा जो होम फोल्डर है उसके अंदर मैं आ चुका हूँ। अब मैं CD करके टैब दबाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं दिखाएगा, DO करके टैब दिखाऊंगा तब भी कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन DOW लिख कर अगर टैब दबाऊंगा तो क्योंकि DOW से सिर्फ ये फोल्डर स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा। ऐसा हर कमांड के लिए आप लोग कर सकते हैं, टैब दबा के ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं। इससे क्या होता है आपका टाइम बच जाता है और आप जो है आराम से ये सब चीज़ें कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो CD डाउनलोड करूँगा तो डाउनलोड्स
के अंदर आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोग यहाँ से डायरेक्टरी बना सकते हैं। तो अगर मैं cd डॉट डॉट करके वापस से अपने होम में चला जाऊँ, तब मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ, मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ MKDIR और यहाँ पर लिख दूँ हैरी, तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी बन जाएगी हैरी नाम से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने हैरी नाम से एक डायरेक्टरी बना दी है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पर लिख दें, मान लो आप लोग यहाँ पर लिख दें CD हैरी, तो आप हैरी के अंदर घुस जाएंगे जिस तरह आप डायरेक्टरी के अंदर घुसते हैं। अब हैरी के अंदर भी मैं वापस से डायरेक्टरी बना सकता हूँ। आप ये देखो कि मैं बना रहा हूँ ये चीज़ किससे, मैं बना रहा हूँ CLI से और देख रहा हूँ GUI में। तो अगर मैं वापस से MKDIR दिस कर दूं, तो यहाँ पर देखो दिस नाम से एक फ़ोल्डर बन गया। तो कितने भी फोल्डर्स आप बना सकते हो, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हो, ये सब काम आप कर सकते हो। तो ये सब चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता था। अब यहाँ पर MKDIR के साथ साथ एक MV कमांड के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर पाथ आपको पता चल गया। पाथ क्या होता है, किसी भी चीज़ का एब्सोल्यूट पाथ देखने के लिए आप PWD कर दो। ये होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि इस डायरेक्टरी का पाथ क्या है, ये इस डायरेक्टरी का पता है। तो अगर मैं इस डायरेक्टरी में से दिस को कॉपी करना चाहता हूँ कहीं और, तब मैं ये /दिस करके इस फोल्डर को एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर मान लो लिख दूँ, एक कमांड आप लोग को बताता हूँ, touch1.txt 1.txt लिख दिया मैंने गलती से, बट मुझे 1.txt लिखना था। तो 1.txt मैंने लिख दिया, तो एक ब्लैंक फाइल बनाता है टच कमांड। तो ये कमांड भी आप लोग देख सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिख दूँ touch2.txt और ये भी बनाता है क्या, एक नई फाइल। टच ही कमांड है, वही फाइल है, मैंने दूसरी फाइल बना दी है, एक 1.txt की जगह 2.txt बना दी है। अब मान लो मैं 1.txt और 2.txt दोनों को दिस के अंदर मूव करना चाहता हूँ, तो मैं MV कमांड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। MV कमांड का मतलब है मूव कर दो। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा 1.txt और मूव कर दो 1.txt को, कहाँ मूव कर दो 1.txt को दिस के अंदर। तो मैं जैसे ये करूँगा तो 1.txt मेरी जा चुकी है दिस फोल्डर के अंदर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस के अंदर मुझे 1.txt मिल रही है। तो इस तरह आप लोग MV कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ MV कमांड का इस्तेमाल करने के साथ साथ आप CP कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कॉपी होता है। अब मान लो मैं एक कदम पीछे जाता हूँ, यहाँ पर हैरी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर जो मेरा टर्मिनल है वो भी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, टर्मिनल खोल के रखता हूँ, फोल्डर भी खोल के रखता हूँ। अब मान लो मैं CP करूँ, CP2.txt और इसको मैं डाल दूँ दिस के अंदर, सॉरी नॉट हैरी, दिस के अंदर। तब यहाँ पर क्या होगा, 2.txt कॉपी हो चुका है दिस के अंदर, तो दिस के अंदर मुझे 2.txt भी मिलेगा। तो एक तो मैंने आपको मूव कमांड बताया MV, एक मैंने आपको कॉपी कमांड बताया CP। तो ये दोनों कमांड जो है आप लोग ध्यान में रखें। ये कमांड आप लोग फुल पाथ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं PWD यहाँ पर लिखूँ, सबसे पहले मैं touch 56.txt बना लेता हूँ, एक 56.txt नाम की फाइल बन जाएगी। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा CP/home/HA लिखूंगा, टैब दबाऊंगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। फिर HA दबाऊंगा, टैब दबाऊंगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं दबाऊंगा /5 दबाऊंगा, टैब दबाऊंगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। कॉपी कर दो इस फाइल को, कहाँ, स्लैश के अंदर कॉपी कर दो, यानी कि मेरी रूट में ला दो इस फाइल को। एंटर मारूंगा तो ये कह रहा है परमिशन डिनाइड, कैन नॉट क्रिएट रेगुलर फाइल। अब ये एरर क्यों आ रहा है ये भी मैं बताऊंगा। स्लैश के अंदर आप नहीं लिख सकते फाइल, आपको राइटिंग की परमिशन नहीं है, ये मैं अभी आगे बताऊंगा ये एरर क्यों आया। आप लोग बस इस एरर को याद रखना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, /home/हैरी2 के अंदर इसको मान लो कॉपी करना चाहते हैं, तो मैंने फुल पाथ दिया, यानी कि एब्सोल्यूट पाथ दिया। अब हैरी2 के अंदर ये फाइल आपको मिलेगी जब भी आप देखोगे 56.txt। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर। अब जब भी आप यहाँ पर होम पे जाओगे तो आप लोग को यहाँ पर 56.txt मिलेगी। क्यों मिली 56.txt, क्योंकि मैंने कॉपी कर दिया 56.txt को। मैंने यहाँ पर कहा कि ये पाथ पे जो फाइल थी उसको इस पाथ पे भी ला दो। CP कमांड ने कहा ओके भाई, मैं क्या करूँगा, इस पाथ में जो फाइल है उसको इस पाथ के अंदर कॉपी कर दूंगा। CP मतलब होता है कॉपी। CP की जगह MV यूज़ किया होता तो क्या होता है, इस पूरी लोकेशन पे जो फाइल होती वो हट जाती यहाँ से और आ जाती यहाँ पर। तो CP और MV में आशा करता हूँ कि डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। MKDIR हम लोगों ने देख ही लिया है, MV हम लोगों ने देख लिया, CD/ हम लोगों ने देख लिया, CD डॉट हम लोगों ने देख लिया। अब MV और CP तो आप लोग इस्तेमाल कर ही सकते हैं। LS तो पहला कमांड था जो हमने रन किया था, उसी के साथ साथ PWD तो हम चलाते ही आ रहे हैं। तो कमांड लाइन के जो बेसिक्स हैं अभी आपको क्लियर हो चुके हैं, यानी कि जो सिंपल से बेसिक्स थे वो आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। बस आप लोग को एक काम करना है, अब यहाँ पर इस पॉइंट पे आप लोगों को एक नोट्स यानी कि पेपर या फिर डायरी, आप जो भी यूज़ करना चाहें वो, या फिर एक टेक्स्ट फाइल में भी आप लिख सकते हैं।
एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। सारे कमांड अपने लिनक्स के आप लिख लें ताकि जब भी आप बैठे तो वो फाइल आप लोग एक्सेस करें। आप लोग क्लाउड पे रख सकते हैं उसको, डॉक वगैरह बनाकर कुछ भी आप लोग करें, आपको वो एक्सेसिबल होना चाहिए। आप मेल में कर सकते हैं अपने पास। बस सारे के सारे कमांड आप लोगों को वहाँ पर लिखने हैं और सारे के सारे कमांड जैसे ही आप लोग लिखेंगे वहाँ पर, आप लोग जब भी लिनक्स वगैरह जैसे सिस्टम्स में काम कर रहे हैं तो आपके सामने वो कमांड्स रहेंगे, और आपके सामने जब वो कमांड्स रहेंगे तो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए लिनक्स चलाना। अब एट दिस पॉइंट आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि फुल स्क्रीन मोड में कैसे जाते हैं। आप व्यू में जाकर फुल स्क्रीन मोड में जा सकते हैं और यहाँ पर डू नॉट शो दिस मैसेज अगेन कर दें। कह रहा है कि आप यू कैन एक्सेस इट बाय प्रेसिंग होस्ट होम, या फिर आप जो है यहाँ पर स्विच कर दें। आप पूरे फुल स्क्रीन में आ चुके हैं। तो फुल स्क्रीन में आने के अपने फ़ायदे हैं, और फुल स्क्रीन में आने से होता क्या है कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ही उस कंप्यूटर में आ चुके हैं, बिल्कुल ही एकदम घुस चुके हैं उस कंप्यूटर में। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। और आप लोग नीचे अपना माउस का लेके जाएंगे एरो, तो यहाँ पर देखो सारा का सारा आप लोग को मिल रहा है। अब ये दबा देंगे वापस से छोटे हो जाएंगे आप लोग। तो मैं फुल स्क्रीन में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं मेरी होस्ट मशीन विंडोज़ है। एट एनी पॉइंट मैं बोलना नहीं चाहता कि यार मैं अपनी विंडोज़ मशीन के अंदर हूँ, ये वर्चुअल मशीन है, क्योंकि आजकल रेजोल्यूशन वगैरह इसका कितना अच्छा दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि मैं वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहा हूँ। एनीवेज, तो मैं अब आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा यूज़र्स के बारे में। सो गाइस, आप लोगों को यूज़र्स के बारे में बताने के लिए मैं आपको लेकर आऊँगा यहाँ अपने कंप्यूटर के अंदर, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूज़र्स इन लिनक्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लिनक्स में कितने तरह के यूज़र होते हैं, क्या क्या मतलब होता है सबसे पहले यूज़र का, और जो बेसिक्स हैं उनके साथ स्टार्ट करते हुए मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो देखो, एक होता है हमारा रेगुलर यूज़र। तो रेगुलर यूज़र एक ऐसा यूज़र है जो कि आपको मालूम है, रेगुलर जो कि उसका नाम बता रहा है कि रेगुलर यूज़र वो सारे काम कर सकता है अपनी डायरेक्टरी के अंदर। इसकी एक अपनी डायरेक्टरी होगी, होम डायरेक्टरी, और अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर ही कुछ भी कर सकता है। सारी परमिशंस होंगी इसको, कोई भी फोल्डर बना सकता है, कुछ भी रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। लेकिन होगा क्या कि ये दूसरे यूज़र्स की होम डायरेक्टरी में नहीं घुस सकता। तो मान लो मेरे पास 3 यूज़र्स हैं, U1, U2, U3, तो ये अपनी अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर देख सकते हैं, एक दूसरे की होम डायरेक्टरीज के अंदर नहीं झांक सकते। जब तक कि कोई परमिशन अगर दे दे अपनी होम डायरेक्टरी की, तब हाँ ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन रेगुलर जो हमारा नॉर्मल सिस्टम है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है, कोई किसी की होम डायरेक्टरी के अंदर ताक झांक नहीं कर सकता। एक होता है हमारा रूट यूज़र, और यही 2 यूज़र होते हैं प्राइमरीली हमारे पास। लेकिन रूट यूज़र क्या करता है, किसी की भी डायरेक्टरी में तो इसको फुल एक्सेस होता है पूरे सिस्टम का। तो ये किसी की भी होम डायरेक्टरी में देख सकता है, अपनी होम डायरेक्टरी में देख, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो कि रूट यूज़र नहीं कर सकता। तो ये रूट यूज़र होता है, ये इसको सुपर यूज़र भी बोलते हैं। तो ये एडमिन होता है, तो ये एक एडमिन है और ये सब काम कर सकता है। और यहाँ पर इसको सुपर यूज़र भी कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ और सुपर यूज़र। और ये सुपर यूज़र होता है, इसको सारी परमिशंस होती हैं सबके लिए, सबकी डायरेक्टरी में घुस के कोई भी फाइल डिलीट कर सकता है, कोई भी फाइल बना सकता है, किसी की भी एक्सेस को रिवोक कर सकता है, काफ़ी काम कर सकता है। तो ये रूट एक्सेस है। अब क्या होता है कि अगर कोई एक रेगुलर यूज़र है उसको एक रूट एक्सेस दी जाती है, यानी कि मान लो U1 है, तो अगर मान लो उसके पास रूट एक्सेस है, तो मान लो आप U1 थे पहले और आपको रूट एक्सेस मिल गई। जैसे कि मैं हैरी 2 हूँ अपने सिस्टम के अंदर, हैरी 2, और मान लो मुझे रूट एक्सेस है अभी, जो कि मुझे है एक्चुअली, बट मान लो पहले नहीं थी और अब मुझे मिल गई है। तब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा sudo, अपना जो भी कमांड जो कि मैं नहीं चला पाता था पहले, जैसे कि मान लो किसी दूसरे की डायरेक्टरी में ताक झाक करना, या फिर कोई फाइल क्रिएट करना, या कोई ऐसा काम करना किसी दूसरे की डायरेक्टरी में जो कि पहले मैं नहीं कर पा रहा था, वो अब मैं ये sudo लगा के कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर sudo mkdir कर सकता हूँ वहाँ पर जहाँ पर मैं पहले नहीं कर पाता था। मैं यहाँ पर sudo करके वो सारे कमांड चला सकता हूँ। बस मुझे sudo लिख देना एक कमांड से पहले, वो समझ जाएगा कि अच्छा ये रूट है, चेक करेगा। अगर रूट नहीं है तो आपको ऑब्वियसली नहीं करने देगा, लेकिन अगर आपके पास रूट एक्सेस है तब आप लोग यहाँ पर sudo की मदद से कर सकते हैं। करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें आप लोगों को। उसी के साथ साथ अगर मैं sudo su लिख दूँ तो मैं उसके बाद कुछ भी करूँगा तो मुझे मान के चलेगा कि मैं सुपर यूज़र हूँ। लेकिन ये करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि कुछ काम आप एक्सीडेंटली कर सकते हैं जो कि आप नहीं करना चाहते हैं। और उससे होगा क्या कि आप लोग, जैसे कि मान लो आप अपना sudo su लिखकर अपना नॉर्मल काम करने लगते हैं। अब आपने sudo su लिख दिया तो आपके पास पावर आ गई है, सारी की सुपर यूज़र की पावर आ गई है। आप कुछ भी कर सकते हो पूरे सिस्टम के अंदर। और आप गलती से, कोई भी गलती आपने करी छोटी मोटी, तो आप किसी की पूरी डायरेक्टरी उड़ा सकते हो। और मान लो कोई U2 है, U2 ने अपना काफ़ी काम करके अपनी डायरेक्टरी में रखा है और आपने गलती से उसकी डायरेक्टरी उड़ा दी, तो कितना ज़्यादा नुकसान झेलना होगा U2 को। इसीलिए sudo लगाकर जो आप कमांड चलाना चाहते हो ध्यान से आप चला लो, और बाकी अपना रेगुलर यूज़र से काम करते रहो। एक तीसरा यूज़र होता है हमारे पास, उसका नाम होता है सर्विस यूज़र,
ये टाइप होता है और ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। प्राइमरीली दो होते हैं, लेकिन एक तीसरा भी होता है, सर्विस यूज़र। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कुछ सर्विसेज हैं, जैसे कि सर्वर चल रहा है आपके लिनक्स में, आपकी उबंटू में, अपाचे 2 वगैरह, तब इनका एक अपना अकाउंट होगा। तो एक सर्विस का अपना अकाउंट है, इस तरह की सर्विसेज है, इनका एक अपना अकाउंट होगा, वो सर्विस यूज़र होता है। तो अभी के लिए आप इन दो यूजर्स पे फोकस करें, और यही प्राइमरीली दो तरह के हमारे पास यूजर्स होते हैं, एक रेगुलर यूजर, एक सुपर यूजर या फिर रूट यूजर। इनको सारी एक्सेस होती है रूट यूजर को, रेगुलर यूजर को अपनी डायरेक्टरी में सारी एक्सेस होती है, और जो रूट यूजर प्रोवाइड करता है दूसरी डायरेक्टरीज में, या फिर जो हमारा लिनक्स का कर्नल बाय डिफॉल्ट प्रदान करता है, वो होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये यूजर वगैरह समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर दूंगा और आप लोग को अब समझाऊंगा एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ एक बार और, वर्सेस रिलेटिव पाथ। और हमने यहाँ पर देखा था कि जो हमारा लिनक्स है वो कुछ इस तरह से उसकी डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर होता है। तो स्लैश होता है, ये रूट नोड होता है हमारा। फिर यहाँ पर हमारे पास बिन होता है, यहाँ पर हमारे पास एप्स होता है, और भी अलग अलग तरह के फोल्डर्स होते हैं, ईटीसी होता है। मैं 3 मान रहा हूँ, भी बाकी भी बहुत सारे होते हैं, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। और बिन के अंदर मान लो हमारे पास और कुछ फोल्डर हैं, मान लो एक फाइल है F1, एक FO1 है, फोल्डर 1 के अंदर एक और F2 हो सकती है, FO2 हो सकता है, एंड सो ऑन। ऐसे हमारा पूरा जो कंप्यूटर है वो ऐसे डिज़ाइन होता है। अब मान लो मैं यहाँ पर हूँ, अभी ये मेरी मान लो PWD है, यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। वैसे PWD जो कमांड होता है उसका मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी होता है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे अगर FO2 में जाना है तो मैं CD FO2 लिखूंगा, तो मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, ये बोलेगा अच्छा ठीक है नेक्स्ट FO2 में जाना है आपको, तो मुझे ले जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ आना है यहाँ से, तब मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे आना कहाँ पर है, मुझे आना यहाँ पर है। तो मुझे देना पड़ेगा CD/bin/FO1। यहाँ पर मैं CD FO1 लिखूंगा तो वो ऐप्स के अंदर देखेगा, कोई FO1 अगर नहीं है ऐप्स के अंदर तो एरर थ्रो करेगा। तो अगर आप कहीं और से कहीं अजीब सी ओके. लास्ट लेक्चर आपला IoT